प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर से करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंचे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और आपको बता दें कि जैसा जानकारी आपको दी गई है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जाहिर तौर पर इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही होगी कि आखिर जो मंत्री शपथ लेंगे आगे चलकर उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी देनी है। और इसके अलावा राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा संभव है। आज ही जयपुर से राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। आगमन जब उनका दिल्ली में हुआ तो सीधा जोधपुर हाउस पहुंचे और जोधपुर हाउस के बाद फिलहाल जो जानकारी और खबर और तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये मुलाकात बेहद जरूरी है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता जो दिल्ली के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो लखवीर, बिल्कुल अभी दोनों की 1-to-1 मीटिंग हो रही है। कोई और भी बीजेपी के नेता हैं इन दोनों के अलावा? जी देखिए रविंद्र, करीब 20 मिनट का समय हो गया है जब भजनलाल शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी करीब 5 से 7 मिनट पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं। तो अब साफ तौर पर जेपी नड्डा से 1-to-1 मुलाकात भजनलाल शर्मा की शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात के मायने कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल 3:15 बजे का समय मुकर्रर हुआ है जब राजभवन में मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। लेकिन कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री परिषद में शामिल होंगे वो इसी बैठक के बाद तय होंगे, क्योंकि अभी तक किसी भी विधायक के पास फोन नहीं गए हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं ये भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अचानक से दिल्ली आने के पीछे का कारण भी यही था कि वो अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही फाइनल सूची सामने आएगी कि आखिरकार कितने मंत्री बनाए जा रहे हैं और कौन कौन से चेहरे मंत्री परिषद में शामिल करवाए जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सभी वर्गों को साधा जाए, सभी तबकों को, क्षेत्रों को साधा जाए और तमाम सियासी समीकरणों के साधते हुए मंत्री परिषद का ऐलान राजस्थान में किया जाए। इसीलिए लगातार मंथन का दौर जारी है। लंबा मंत्रणा करने के पीछे की कारण भी यही रहा कि किसी प्रकार की कोई चूक न हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव भी सामने है। ऐसे में तमाम सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास तो है ही, इसके साथ ही पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो जिन मुद्दों के और विफलताओं के आधार पर हमला बोला विपक्ष में रहते हुए सूबे की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, उन पर काम करने का मौका है, उन तमाम विषयों पर परफॉर्म करने की बारी है। तो स्वाभाविक तौर पर पोर्टफोलियो का जो डिवाइडेशन होगा, जो विभागों का बंटवारा किया जाएगा, वो भी इसी आधार पर किया जाएगा कि आखिरकार किस नेता को कौन सा विभाग सौंपा जाए। क्योंकि युवाओं को शामिल करवाने की बात सामने आ रही है कि युवा विधायकों को मौका दिया जाएगा, लेकिन अनुभव का भी मिश्रण देखने को मिलेगा। तो युवा और अनुभव का एक संतुलन बैठाने का प्रयास साफ तौर पर इस मंत्रिपरिषद में देखने को मिलेगा। हालांकि पहली बार विधायक चुनकर आए चेहरे भी मंत्रिपरिषद में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री बनने जा रहे हैं ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है। कुछ घंटों के बाद ही तमाम विधायकों के पास फोन जाना शुरू हो जाएंगे और तमाम जो विधायक हैं वो कल हमें मंत्री की शपथ लेते भी नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम किया, पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, पूरे क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दोनों ही नेताओं का एक बड़ा प्रभुत्व है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के जरिए उनके समर्थित वोट बैंक को, उनकी जातियों को साधने का प्रयास पार्टी करना चाहती है। इसलिए इन दोनों नेताओं को भी मंत्री परिषद में शामिल करवाया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी है। और इसलिए शायद आप कुछ कह रहे हैं रविंद्र? जी नहीं, आप बोलिए। हाँ, इसीलिए लगातार मंथन का जो दौर है रविंद्र वो जारी है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के पोटेंशियल को
कहीं ना कहीं पार्टी उसका फायदा उठाना चाहती है। इन दोनों नेताओं के संगठनात्मक कौशल का, इन दोनों नेताओं के अनुभव का पार्टी फायदा लेना चाहती है। इसलिए हो सकता है कि ये दोनों चेहरे मंत्रिपरिषद में शामिल करवाए जाएं। हालांकि इन दोनों नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़वाने की खबरें भी हैं कि इन दोनों नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़वाया भी जा सकता है। ऐसे में तमाम तरीके के समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम बैलेंस बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल सरकार के सामने होगी। ऐसे में ऐसे मंत्री बनाए जाएं जो प्रभावी तौर पर काम करें, पार्टी के विचार को भी राजस्थान में मजबूत करें, और जिन जिन मंत्रियों को जो विभाग का जिम्मा सौंपा जाए तो वो परफॉर्मर साबित हों। इस लिहाज से लगातार मंथन किया जा रहा है। और एक मंथन का बड़ा विषय यह भी है कि आखिरकार पहला जो मंत्रिमंडल विस्तार हो, क्या उसी में तमाम पोर्टफोलियो को बंटवारा कर दिया जाए, क्या उसी में तमाम मंत्री बना दिए जाएं, या फिर जंबो मंत्री परिषद का ऐलान न करते हुए पहली बार थोड़ा छोटा मंत्री परिषद बनाया जाए, करीब 1.5 दर्जन मंत्री ही बनाए जाए। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद भी विस्तार का मन बना रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अन्य मंत्री बनाए जाएं, ताकि जिन लोगों को अब फिलहाल मंत्री नहीं बनाया जाएगा वो परफॉर्म करें, वो पार्टी के लिए काम करें, लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट लेकर आए, ताकि बाद में उन्हें सौंपा जाए, क्योंकि पार्टी किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना फिलहाल नहीं चाहेगी। इसीलिए अभी तक भी मंत्रिपरिषद का ऐलान नहीं करने के पीछे कारण यही है कि तमाम समीकरणों को साधना, तमाम तरीके की एक्सरसाइज और होमवर्क करना, और सभी वर्गों, तबकों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व इस मंत्रिपरिषद में देना, ताकि तमाम लोगों को एक मैसेज दिया जाए राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले, और इस बात की स्क्रूटनी करना भी, इस बात पर वर्क करना भी कि किस व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहा है आलाकमान। इस बात पर भजनलाल शर्मा का भी उद्देश्य है कि ऐसा कौन सा विधायक हो जो कोई विभाग विशेष पर अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि कई अनुभवी विधायक जीत कर आए हैं, सांसद रहे विधायक, केंद्रीय मंत्री रहे नेता भी इस बार विधायक का चुनाव लड़े हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर मंत्री परिषद में ऐसे चेहरों को भी शामिल करवाया जा सकता है, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा। इसीलिए जो समय लगा है रविंद्र, लंबा समय जो लगा मंत्री परिषद के ऐलान में और शपथ ग्रहण में, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि तमाम समीकरणों को साधा जाए और एक बैलेंस के आधार पर मंत्री परिषद राजस्थान में देखने को मिले। बिल्कुल। और आपने महत्वपूर्ण बात यह बताई कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, किसी भी विधायक को फोन नहीं पहुंचा है कि कल आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। यह अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जिसको देखकर यह समझा जाए कि कोई जयपुर में अगर विधायक है, या जो कोई अगर बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, या उधर जैसलमेर में दूर कहीं बैठा हुआ है, उसको ये लग रहा होगा कि फोन आएगा अगर उसके पास तो कैसे पहुंचेगा। हालांकि वो हर हालत में पहुंचेगा जरूर। जी बिल्कुल। देखिए, अभी सुबह से पहले किसी प्रकार के फोन जाएंगे, इस प्रकार की संभावना नजर भी नहीं आती है, क्योंकि अभी भजनलाल शर्मा जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और दिल्ली दौरे के दौरान उनकी मुलाकात अमित शाह से भी हो सकती है। ऐसे में इन दोनों नेताओं से जब मुलाकात हो जाएगी और एक फाइनल मुहर लग जाएगी मंत्रिपरिषद की सूची पर, उसके बाद ही फोन जाना शुरू होंगे, क्योंकि भजनलाल शर्मा जब दिल्ली से रवाना होंगे कल जयपुर के लिए, उसके बाद ही तमाम विधायकों को फोन किए जाएंगे कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। हालांकि अधिकांश जो विधायक हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं, जो मानकर चल रहे हैं कि हम मंत्री बन सकते हैं, और जो लॉबिंग में भी जुटे हैं, ऐसे तमाम विधायक जो है वो जयपुर में ही डटे हुए हैं। ऐसे में साफ तौर पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। हालांकि जिस विधायक को मंत्री बनाया जाना है उसको तय समय से पहले फोन जाना शुरू हो जाएंगे, इस बात को टाला नहीं जा सकता। लेकिन आज रात किसी प्रकार के फोन जाएंगे, इस प्रकार की संभावना नहीं है। कल सुबह करीब 9-10 बजे के आसपास मोटा मोटा स्पष्ट भी हो जाएगा कि आखिरकार कौन कौन मंत्री परिषद में शामिल होने जा रहा है, चेहरे कौन कौन होंगे, किसकी लॉटरी लगने वाली है, ये कल सुबह तक स्पष्ट हो जाएगा। और इसीलिए आज अभी रात को जेपी नड्डा और भजनलाल शर्मा की मुलाकात भी इसी बाबत हो रही है। नजर बनाकर रखें आप, आज आगे भी आपसे जानकारी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। लखवीर सिंह शेखावत बता रहे थे कि अभी भी मीटिंग और बैठक चल रही है, अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, 31 दिसंबर से पहले नौकरशाही के नए मुखिया के लिए दौड़ शुरू हो गई है। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा का सेवा विस्तार इसी महीने पूरा हो रहा है, और ऐसे में अब नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नए मुख्य सचिव का चुनाव करना है। 9 अधिकारी इस कतार में हैं। इस रिपोर्ट में देखिए।
किसको मिलेगी प्रदेश की प्रशासनिक कमान? नए साल के साथ नए मुख्य सचिव की तलाश, अधिकारियों के गलियारे में दिल्ली तक हलचल, सीएस बनने की दौड़ में हैं प्रदेश के 9 वरिष्ठ आईएएस, पिछली सरकार में दिल्ली गए अधिकारी एक्टिव। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा का रिटायरमेंट नए साल के साथ ही हो रहा है। ऐसे में नए साल के साथ में नए मुख्य सचिव की तलाश भी जारी है। प्रदेश में 15 आईएएस अधिकारियों को इस दावेदारी में मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जिनमें पिछली सरकार में डेपुटेशन पर दिल्ली गए अधिकारियों के ऊपर सबकी नजर है। प्रदेश में चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री का चुनाव सबके लिए सरप्राइज कर देने वाला था। ऐसे प्रदेश की प्रशासनिक कमान के लिए अब नए मुख्य सचिव का चयन किया जाना है। हालांकि सीएम के चयन में वरिष्ठता कोई बाध्यता नहीं रही है, लेकिन इस बार सबको ये देखना है कि सिलेक्शन में किस पैमाने को तवज्जो दी जाएगी। क्या उन अधिकारियों को जो पिछली सरकार में दिल्ली चले गए थे, या उन्हें जो प्रदेश में रहकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर इस बार केंद्र को कोई नया फॉर्मूला ही सामने आएगा? मुख्य सचिव की रेस में 9 अधिकारी हैं। नौकरशाही के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में 1988 बैच के आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल, 1989 बैच के वी श्रीनिवास और शुभ्रा सिंह, 1989 बैच के राजेश्वर सिंह, रोहित कुमार सिंह, 1990 बैच के संजय मल्होत्रा, 1991 बैच के सुधांशु पंत, 1992 बैच के अभय कुमार, रजत कुमार शर्मा। ये वो नाम है जो चर्चा में है। मौजूदा मुख्य सचिव उषा शर्मा के बाद अगर देखा जाए तो सुबोध अग्रवाल का नंबर सीनियरिटी में सबसे पहले आता है, लेकिन सरकार की सहमति उनके नाम को लेकर बनेगी या नहीं, इस बात को लेकर के अभी संशय है। सीनियरिटी में अगर अगले 2 नंबर देखे जाएं तो शुभ्रा सिंह और वी श्रीनिवास के हैं। वी श्रीनिवास और शुभ्रा सिंह दोनों ही डेपुटेशन पर केंद्र में रहे हैं। शुभ्रा सिंह ने कुछ ही वक्त पहले केंद्र से डेपुटेशन खत्म करते हुए राजस्थान वापसी की थी। सीनियरिटी में रोहित कुमार सिंह का भी नंबर है, लेकिन रोहित कुमार सिंह की सर्विस केवल 3 महीने की बची है। ऐसे में उनका नाम बतौर मुख्य सचिव चुना जाएगा या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। जिस तेजी से बढ़ी है उस तेजी में अगर देखा जाए तो राजस्थान में नौकरशाही के गलियारों में दिल्ली से लेकर के जयपुर तक काफी हलचल बढ़ी हुई है। सरकार किसको तवज्जो देती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री के चयन में जिस तरह से सरप्राइज दिया गया था, हो सकता है कि नौकरशाही की कमान जिसे दी जाए बतौर मुख्य सचिव, उसमें भी शायद कुछ सरप्राइज इस बार देखने को मिले। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और वहीं राजस्थान पुलिस विभाग से भी बड़ी खबर है, जहां डीजीपी उमेश मिश्रा के वीआरएस को मंजूर कर लिया गया। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके बाद आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। आईपीएस उत्कल रंजन साहू डीजी होमगार्ड के पद पर फिलहाल तैनात है। डीजीपी उमेश मिश्रा का कार्यकाल 27 अक्टूबर 2024 तक था और उमेश मिश्रा को अक्टूबर 2022 में 2 साल के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया था। तो राजस्थान पुलिस महकमे से यह बड़ी खबर, डीजीपी उमेश मिश्रा के वीआरएस को मंजूरी कार्मिक विभाग की तरफ से दे दी गई है। इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं। इसके साथ ही आईपीएस उत्कल रंजन साहू को डीजीपी अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। आईपीएस उत्कल रंजन साहू डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात हैं और डीजीपी उमेश मिश्रा का कार्यकाल आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2024 तक था वैसे तो, और उमेश मिश्रा को अक्टूबर 2022 में 2 साल के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया था। तो थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। उत्कल रंजन साहू कौन है? मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 18 नवंबर 1991 को जोधपुर एएसपी पद से इनकी शुरुआत हुई। सीकर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जोधपुर जिले में एसपी के पद पर भी तैनात रहे। बड़ी इनकी ड्यूटी रही है अलग अलग जिलों में। मूल रूप से जैसा हमने बताया आपको कि ओडिशा के रहने वाले हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही निकाय प्रमुखों के खिलाफ भी अविश्वास के स्वर मुखर होने लगे हैं। लालसोट नगरपालिका में भी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लालसोट विधायक 25 से ज्यादा पार्षदों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे
और कलेक्टर के चैम्बर में जाकर अविश्वास प्रस्ताव दिया। इस दौरान पार्षदों का कहना था कि नगरपालिका अध्यक्ष ने पट्टा वितरण कार्य समेत कई कामों में जमकर भ्रष्टाचार किया है। इसी के कारण पार्षद नाराज हैं और वो अविश्वास लेकर आए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, उनमें बीजेपी और निर्दलीयों के साथ साथ नाराज कांग्रेस के पार्षद भी शामिल थे। सत्ता परिवर्तन के साथ ही लालसोट नगरपालिका में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है और लालसोट से जो विधायक हैं रामविलास मीणा, उनके नेतृत्व में जो पार्षद हैं वो पहुंचे हैं और इन पार्षदों से हम बात करते हैं। कौन सी पार्टी के पार्षद और क्या लेकर आए हो यहाँ पर? कांग्रेस पार्टी से हूँ मैं, वार्ड नंबर 1 से अदिति जालानी हूँ। हम सभी लोग जो चेयरमैन हैं अभी कांग्रेस की रक्षा मिश्रा लालसोट की, उनके खिलाफ हम अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आए। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी में जो अभी तक भ्रष्टाचार हुए हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी काम नहीं हुए हैं, तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सारे ही हैं मिलके हमको चेयरमैन से नाराज होकर अविश्वास लेके आए। क्या नाराजगी के क्या कारण है? उन्होंने एक भी काम ऐसा नहीं करवाया बिगर रिश्वत बिगर, और पार्षदों से पूछ के एक भी वार्ड में काम नहीं किया। उन्होंने अपनी मर्जी से काम करवाए थे। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब क्यों ऐसा है, विश्वास की जरूरत क्यों पड़ी, क्या हो रहा था? बताना सही, पार्षदों को आज तक कोई भी मीटिंग नहीं बुलाई गई। पिछले 3 साल से कमेटियां नहीं बनाई, किसी भी काम में पार्षदों को पूछा नहीं गया। इस चीज़ से पार्षद सारे दुखी। भ्रष्टाचार की कह रहे हैं ये लोग। पट्टा प्रकरणों में भ्रष्टाचार बढ़ा, नगरपालिका को एक भ्रष्टाचार का गढ़ बना रखा था। उस चीज़ से सारे पार्षद दुखी है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। अजमेर के मांगलियावास थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। 2 लोगों ने पीड़िता को किडनैप कर वारदात को अंजाम दिया और वारदात के बाद जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। धमकी के बाद पीड़िता डर गई और किसी को भी इसके बारे में जानकारी दी और वारदात के बाद पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ ही अलग अलग धाराओं में 2 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं और जांच शुरू कर दी है। कहते हैं पोक्सो के तहत प्रकरण पंजीबद्ध गया है। मांगलियावास थाने क्षेत्र की बात है, जिसमें एक नाबालिग के साथ में गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कोई रुदलई है, तो वहाँ पे बच्ची सुबह जंगल की तरफ गई थी, तो वहाँ पे रुदलई की तरफ घटनास्थल बताया जा रहा है और बच्ची अभी जेर इलाज है, ब्यावर हॉस्पिटल में एडमिट है। जालोर के मूड़ी गांव में 5 साल के मासूम की हत्या को लेकर जालोर बंद रहा। व्यापार संगठनों ने बाजार बंद को समर्थन दिया और कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल, उप अधीक्षक रतन देवासी समेत पुलिस अधिकारी धरनास्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। वहीं वार्ता के दौरान पीड़ित परिवार की मांग पर प्रकरण में 302 की धारा में मुकदमा दर्ज करने समेत जांच कमेटी गठित कर आगे जांच करने की बात पर सहमति बनी है। अभी एडिशनल साहब बता रहे और गिरफ्तारी का 15 दिन का टाइम दिया है, तो अब मैं हनुमान सिंह जी से कहूंगा आप रखें, आप जैसा कहेंगे वैसा जनता आपके। इधर विराटनगर पालिका में सामान खरीद में धांधली की शिकायत पर एक्शन में आई एसीबी की टीम आज एक बार फिर से नगर पालिका पहुंची और इस दौरान ईओ, जेईएन समेत 7 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। एसीबी टीम ने ईओ और जेईएन से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन भी बंद आ रहे थे। एसीबी के पालिका कार्यालय पहुंचने पर कई पार्षद भी पालिका कार्यालय पहुंच गए और पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की। इस दौरान चेयरमैन उर्मिला अग्रवाल से भी एसीबी की टीम ने पूछताछ की। टीम ने सीज किए गए टीम ने सीज किए गए कमरे के ताले तोड़कर दस्तावेज खंगाले और अपने कब्जे में ले लिए। आपको बता दें कि विराटनगर नगर पालिका में सामान खरीद में हुई धांधली की शिकायत पर एसीबी की टीम ने 2 दिन पहले कार्रवाई की थी। एसीबी में की गई शिकायत में विराटनगर ईओ और अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ईओ मनीषा यादव के पास विराटनगर और पावटा प्रागपुरा नगरपालिका का संयुक्त चार्ज है। ऐसे में एसीबी की टीम ने गुरुवार शाम को पावटा प्रागपुरा नगरपालिका पहुंचकर ईओ और अन्य कार्मिकों के कमरे सीज किए थे। साथ ही अधिकारियों को टीम के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस भी चस्पा किया था। इसके बावजूद ईओ और अन्य कार्मिक उपस्थित नहीं हुए। आज एसीबी की टीम पावटा प्रागपुरा नगरपालिका कार्यालय पहुंची और सीज किए गए कमरे का ताला तोड़ा। टीम ने कमरे से कई दस्तावेज खंगाले और कब्जे में ले लिए। दौसा में जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक महिला की हत्या कर दी गई, वहीं 4 अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
जिन्हें इलाज के लिए दौसा अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं परिजनों ने 3 नामजद समेत करीब 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने लालसोट रोड पर जाम भी लगा दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस ने समझाइश करके जाम को खुलवा दिया। कोई जमीनी विवाद को लेकर के और 20-25 आदमियों ने दूसरे गुट पे हमला किया रात को। इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जिसपे धारा 302 आईपीसी में एफआईआर दर्ज की गई है और मुलजिमों की तलाश जारी है। रामलला भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में राम भक्त तैयारी कर रहे हैं। टेंट में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा को भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। उस वक्त जोधपुर के नेत्रों से रामलला पूरी दुनिया को दर्शन देंगे। जोधपुर के नेत्रों से दर्शन देंगे रामलला। जोधपुर के नैनों से अयोध्या में दर्शन। स्वर्ण कारीगरों ने चक्षु को दिया आकार। सरद बिमल बिधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। अर्थात श्री राम का सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लज्जाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वो कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। जी हाँ, भगवान राम की प्रतिमा भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होगी, तो वो जोधपुर के नेत्रों से सबको दर्शन देंगे। भगवान राम की प्राचीन प्रतिमा के लिए सोने के नेत्र जोधपुर में तराशे गए हैं और बीकानेर के कारीगर द्वारा मीनाकारी के रंगों से निहारे गए हैं। पूरा देश 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित है। ऐसे में जोधपुर के लिए ये राम मंदिर खास होने वाला है। जोधपुर के कारीगरों ने प्रभु श्री राम के नैनों को आकार दिया है, यानी कि प्रतिमा पर जो चक्षु बने हैं वो स्वर्ण चक्षु जोधपुर के स्वर्ण कारीगरों ने निर्मित किए हैं। यानी प्रभु श्री राम जोधपुर के कारीगरों की बनाई गई आंखों से दर्शन देंगे। ये ऑर्डर मेरे चाचा जी को मिला और ये मेरे पास जब आने की बात हुई तो ये सुन के तो मन बहुत बहुत प्रसन्न हो गया कि भाई श्री राम जी के नेत्र बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। जोधपुर के लिए भी 22 जनवरी का दिन खास होने वाला है। सबसे पहले तो धान संग्रहण के लिए जोधपुर के आम जनता ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और सबसे पहले और सर्वाधिक दान देने वालों की सूची में जोधपुर का नाम दर्ज करवाया। अब इसके बाद जोधपुर से देसी गाय का घी अयोध्या पहुंचाया गया है और अब इन सबसे अलग और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जोधपुर के कारीगरों ने प्रभु श्री राम के नैनों को निर्मित किया है। जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। भीषण सर्दी के बीच लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोटा, श्रीगंगानगर, बारां, कोटपुतली, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, शाहपुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में प्रदेश में सर्दी किस तरह से कहर बरपा रही है। भीषण सर्दी की वजह से सड़क यातायात, रेल यातायात और फ्लाइट्स भी लेट हो रहे हैं, प्रभावित हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सर्दी लगातार पूरे प्रदेश में कहर बरपा रही है। कहीं भी नज़र डालिए तो सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। पूरा दिन धूप नहीं निकल रही है, लगातार कोहरा छाया नजर आ रहा है और लोगों को साफ तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों को सब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चाहे रेल यातायात हो या फिर बाकी आने जाने के साधन, उनको तो दिक्कत हो रही है। आम लोगों की दिनचर्या भी इससे प्रभावित हो रही है। फिलहाल एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख करते हुए आपको बताते हैं। जिस तरीके से कल मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उस पर बड़ी अपडेट आ रही है। राजभवन के आसपास ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
आपको बता दें बदलाव क्या किया गया है, क्या ध्यान रखना है। राजभवन गेट नंबर 1 से राजभवन चौराहे तक वाहनों की नो पार्किंग होगी। पीले पास धारकों का राजभवन में गेट नंबर 1 से एंट्री मिलेगी। इनके वाहन गेट नंबर 1 पर छोड़कर निर्धारित पार्किंग स्थल सीएम हाउस के सामने और सीएम हाउस के सामने से पानी की टंकी तक दोनों तरफ एक लेन में और अन्य स्थानों पर पार्क हो सकेंगे। गेट नंबर 2 पर आते हैं। गेट नंबर 2 से पिंक पासधारी वाहन प्रवेश कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क हो सकेंगे। राजभवन चौराहे से मजदूर नगर तिराहा तक किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। ध्यान रखिए इस बात का, एक बार फिर से बताते हैं। राजभवन चौराहे से मजदूर नगर तिराहे तक किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। मीडिया कर्मी राजभवन गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे, वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क हो सकेंगे। आम जन के वाहनों की पार्किंग निर्धारित पार्किंग स्थल मेट्रो स्टेशन से सोडाला की तरफ एक लेन में पार्किंग होगी। तो आम लोगों के लिए भी जानकारी है, आम जन के वाहनों की पार्किंग निर्धारित पार्किंग स्थल मेट्रो स्टेशन से सोडाला की तरफ एक लेन में पार्किंग होगी। आम जन के वाहनों की पार्किंग नाटाड़ियों का चौराहे से पीडब्ल्यूडी कार्यालय तक हो सकेगी। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग स्थल इन जगहों पर होगी। स्कूल ग्राउंड में पार्किंग, सीएम हाउस के पास खाली जगह पर पार्किंग, सीएम हाउस के पानी की टंकी तक दोनों तरफ एक लेन में पार्किंग होगी। जैकब रोड पर पार्किंग होगी। रामनगर से राजभवन चौराहे तक एक लेन में पार्किंग होगी। इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा के बुलेटिन में अभी इतना ही।